बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ख़बर ये आई है कि खान साहब को नज़रबंद करने की तैयारी कर ली गई है और कुछ लोगों ने ये भी मशवरा दिया है कि उससे पहले एक और काम किया जाए और ख़ानदान के एक और फ़र्द की गिरफ़्तारी की जाए और खान साहब को गिरफ़्तार नहीं बल्कि नज़रबंद किया जाए। ये कहानी क्या है, इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर ऑडियो लीक्स, तहकीकात, जुडिशल कमीशन, उसको बाकायदा लपेट दिया गया है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जाते जाते इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर क्या अल्फाज अदा किए और सुप्रीम कोर्ट की उस कमरे में जहां पर ये कमीशन काम कर रहा था, किस किस्म की गुफ्तगू हुई, अटॉर्नी जनरल को क्या अल्फाज कहे गए, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और दोस्तों, बाज़गश्त है कि दो नई जमातें पंजाब में बनने जा रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट पूरी सपोर्ट करेगी इन जमातों को बनाने के लिए। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इसकी कहानी भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर नून लीग का अल्लाह हाफिज़, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी मैं तफसील के साथ आपके सामने हक़ाइक़ जो है आज की इस नशिस्त में रखूँगा। व्यूअर्स, खान साहब को हर तरफ से घेर कर गिराने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पिछले 15-20 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को उठाया गया, उनके बच्चों के सामने उन्हें मारा गया, और अगर कोई टूटता नहीं है तो क्या किया जा रहा है, उसे उसके बच्चों की धमकियां दी जा रही हैं। ये हमेशा इसी तरह होता है। और किंग्स पार्टीज़ जब मार्ज़ वजूद में आती हैं या किंग्स पार्टीज़ बनाने की जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो कोई और नहीं बनता, ये सियासतदान खुद बनते हैं। लोग सियासत से लाताल्लुकी का इजहार, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान क्यों कर रहे हैं, इसकी एक बुनियादी वजह कि इमरान खान के ज़ोर को तोड़ना था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज अगर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाए तमाम नशिस्तों से, तो इमरान खान साहब एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये ताकतों को और पीडीएम के टोले को बखूबी मालूम है। लेकिन दो जमातें मार्ज़ वजूद में आ रही हैं, इसकी कहानी मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ। अब तय ये किया गया कि खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस और इन केसेस को मंतकी अंजाम तक जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पर इनकी करैक्टर असैसिनेशन भी की जाए। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज निकाली जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग छोड़कर चले गए उन्हें खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ लोग केसेस के अंदर वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे और कुछ लोग इस वादा माफ़ गवाह जो बनने की एक कीमत है वो वसूल करेंगे, वफ़ादारी निभाएंगे और उन्हें ओहदे दे दिए जाएंगे। अगर आपने पाकिस्तान के जो 3-4 चैनल्स हैं जो इस वक्त स्टेट के कंट्रोल में हैं और उनके खुद भी अपने कुछ एजेंडे हैं, ऑब्वियसली माजी में उनके साथ जो कुछ होता रहा, अब उन्होंने ये गनीमत समझी कि जनाब अब हम भी बदला लेंगे और उस कबीले में शामिल हो जाएंगे जो इमरान खान को गिराना चाहता है। उन तमाम टेलीविज़न चैनल्स की हेडलाइंस आप देखें और जो ख़बरें वहाँ पर रिपोर्ट हो रही हैं वो खान साहब के हवाले से और उनके साथी जिस तरह छोड़ कर जा रहे हैं उनके हवाले से, और फिर करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है। निहाल हाशमी की जो बदतमीज़ी है वो आपके सामने है। निहाल हाशमी और इन जैसे कई लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ज़ेर-ए-ताब आए, उन्होंने खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन जो है वो शुरू कर दी है। शर्जील मेमन, कादिर पटेल, उसके तो ख़िलाफ़ खैर खान साहब अदालत में अब चले गए हैं और साबित करना पड़ेगा। और फिर ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ डॉक्टर्स ने उस रिपोर्ट को मुज़ाहिका खेज़ जो है वो करार दे दिया। निहाल हाशमी कहते हैं कि मुग़लों के दौर में मोहम्मद शाह रंगीला था और हमारे दौर में इमरान। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ये करैक्टर असैसिनेशन हो रही है। ये दोस्तों जर्नलिज्म नहीं है, ये किसी की बैशिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये पाकिस्तान में सहाफ़ियों और इदारों को ये नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप ये सब करेंगे तो आप में और बाकी लोगों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। चूँकि किसी को इस तरह पुकारना यकीनन ये भी एक करैक्टर असैसिनेशन है, ये इस वक्त किया जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ आपको मैं ये भी खबर दे दूँ कि जहाँ पर करैक्टर असैसिनेशन हो रही है
वहीं पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के अंदर वादा माफ गवाह जो हैं वो तलाश किए जा रहे हैं। फैसल वाडा अलकादिर ट्रस्ट में वादा माफ गवाह बनेंगे। इसके अलावा दीगर केसेस में वादा माफ गवाह जो हैं वो बनाए जाएंगे। और फिर आपको ये भी बता दूं कि प्लान ये किया गया है कि खान साहब को घर के अंदर नज़रबंद कर दिया जाएगा। उन्हें किसी जेल में ना रखा जाए, बल्कि घर के अंदर आने जाने पर पाबंदी होगी, कोई उनसे मिल नहीं सकेगा, इंटरनेट पर मुकम्मल तौर पर बंदिश होगी, टेलीफोन लाइंस जो हैं उन्हें काट दिया जाएगा और ज़मान पाक को सब जेल का दर्जा दे दिया जाएगा। और इमरान खान से जो बातें कहलवानी है, मनवानी है, वो तमाम बातें कहलवाई जाएंगी, मनवाई जाएंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ख़ानदान का जो दूसरा फ़र्द है, जिसके हवाले से मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा, यानी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा एक दूसरे को तो जिहाद पेश की जा रही हैं, कन्विंस किया जा रहा है और स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया जा रहा है। और व्यूअर्स, इन तमाम हालात के अंदर इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं शहजाद वसीम, उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, बिल्कुल ठीक कही, लेकिन देखना ये होगा कि अब ये पार्टी जो है अब कब छोड़ते हैं। अच्छा, फिर इसमें रेहाम खान साहब भी जो हैं, रेहाम खान साहिबा जो हैं, माज़रत चाहता हूँ, रेहाम खान साहिबा जो हैं, उन्होंने भी इस जो इल्ज़ामात की बारिश है इसमें भी अपना हिस्सा वो डाला है। और वही कहती हैं कि इमरान खान ने अब जो पंगा लिया है इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब यार, आप हो कौन और पाकिस्तान की सियासत में हमेशा रेलिवेंट रहने की कोशिश करते हो। फिर मंजूर वसान ने कहा कि अब माफ़ी का वक्त जो है वो गुजर चुका है और अब माफ़ी जो है वो किसी को नहीं मिलेगी। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो 2 महाजों पर काम हो रहा है। एक, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, और दूसरी तरफ आज आपने पाकिस्तान के अंदर एक और काम देखा होगा कि पिंडी की सड़कों पर खान साहब और उनके दीगर रहनुमाओं के तस्वीरें लगाकर और बाकायदा जो है एक काम किया गया और इसे पाकिस्तान की टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर चलाया गया। इसकी जो एथिक्स हैं जर्नलिज्म की, उसमें भी कहीं पर भी आप इस किस्म की तस्वीरें नहीं चला सकते। और इसके ऊपर बाकायदा अगर कोई पैमरा या बरतानिया में ऑफकॉम जिस तरह है, अगर ये काम यहाँ पर किया जाए तो बाकायदा इस पर रेप्रीमांड किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको याद होगा कि एक तस्वीर नवाज शरीफ के घर के बाहर की थी, हसन नवाज के दफ्तर के बाहर की थी, जहाँ पर कुछ नाम लिखे गए और इसको बाकायदा बरतानिया के अंदर एक क्रिमिनल एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है। उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है और गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में बाकायदा बैनर्स लगाकर वॉल ऑफ शेम और उसके ऊपर ये काम जो है किए गए। और इमरान इस्माइल की तस्वीर के साथ अवाम को फ़ौजी तनसीबात पर हमलों पर उकसाने की तहरीर दर्ज की गई है। और फ़ारूक हबीब की तस्वीर के साथ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की तहरीर लिखी गई। यास्मीन राशिद की तस्वीर के साथ अवाम को जिन्ना हाउस ले जाने की तहरीर दर्ज है। बैनर्स पर यौम मज़म्मत गद्दार पाकिस्तान की तहरीर भी दर्ज की गई है। देखेंगे जो आज आप बोल रहे हैं ना, ये आपको ख़ुद काटना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा दिनों की बात नहीं कर रहा, मैं माजी करीब की मुस्तकबिल करीब की बात कर रहा हूँ। आपको ज़रा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये पाकिस्तान की हर सियासी जमात के साथ होगा। क्योंकि जब लोग आपको बार बार कहते हैं ना कि ये भी करो, वो भी करो, इस पर भी दस्तखत कर दो, हमें हमारी मर्ज़ी का बंदा लगाना है, तो फिर आगे से एक वक्त आता है कि रेजिस्टेंस आपको उसका सामना करना पड़ता है। और वो रेजिस्टेंस यकीनन लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर देता है। और फिर वो जो कहते हैं ना कि टूटकी तड़क करके एक पेज पे नहीं रहे, पेज फट गया, तो फिर इस किस्म की आप बातें सुनेंगे। और मुझे ज़्यादा देर नहीं लग रही, इसलिए मैं कहता था कि भाई आप तमाम सियासतदान जो हैं वो एक पेज पर रहें, किसी को अपने उस पेज पे शामिल ना करें, क्योंकि ये जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं है। आज हवाएं आपकी मर्ज़ी से चल रही हैं, कल हवाएं आपके ख़िलाफ़ भी चलेंगी, फिर आप इस आंधी में खड़े नहीं हो सकेंगे, याद रखिएगा। पंजाब के अंदर बहुत तेज़ी के साथ एक बाज़गश्त है और मैं इसकी कहानी भी आपके सामने रख देता हूँ। और कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने 2 नई सियासी जमातें बनाने का फ़ैसला किया है। अच्छा, पहली जमात जो है वो जहांगीर तरीन साहब, जिन्होंने ये दावा किया कि जो आशिक ऐवान साहिबा हैं वो तो खैर किसी भी जगह जा सकती हैं, और उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने, जो प्राइवेट गुफ्तगू होती है जब महफिल में बैठती हैं,
تو صرف اور صرف اقتدار ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. جب انہیں وزیر اطلاعات بنایا گیا، پھر چھوڑا گیا، اور پھر جو پرنسپل سیکرٹری تھے خان صاحب کے، ان سے جو گفتگو ہوتی رہی وہ بھی ایک اپنے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی کہانی ہے. تو یہ تو عاشق ایوان صاحبہ کبھی بھی کہیں جا سکتی ہیں. پھر فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جہانگیر ترین ان سے رابطہ کیا، جس پر باقاعدہ طور پر ابھی جو ٹویٹ آیا، رد عمل آیا کہ میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں. مجھے اچھا قطعاً نہیں لگتا کہ ایک طرف تباہی ہو رہی ہے اور میں آپ کو بار بار کہوں کہ دیکھا میں تمام دوستوں کو یہ کہا تھا. ویورز، آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر پچھلے 3-4 ماہ کے اندر جو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کون پارٹی چھوڑ کر جائے گا، مجھے آج بھی وہ یاد ہے. پرویز خٹک صاحب کے کسی دوست نے، یعنی ان کا پرنسپل سیکرٹری تھا، وہ کون تھا، اس سے مجھے ٹویٹر کے اوپر آ کر کہا کہ آپ خٹک صاحب کے حوالے سے جو ہیں وہ غلط باتیں کر رہے ہیں اور خٹک صاحب کا پارٹی کو چھوڑنے کا اور عمران خان کو چھوڑنے کی کوئی بات نہیں. اچھا، اب یہ خبر سامنے آئی ہے نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب یہ خٹک صاحب بھی پرواز بھرنے کے لیے تیار ہیں، علی زیدی صاحب پرواز بھرنے کے لیے تیار ہیں، اسد عمر نے کیا کیا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. میں نے آپ کو ایک ریڈ بک بھی بتا دی کہ کون سی ریڈ بک ہے، کون سی گڈ بک ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اب اطلاعات ہیں کہ پرویز خٹک ایک مذہبی سیاسی جماعت سے رابطے میں ہے. فضل الرحمان صاحب سے رابطے میں ہوں گے نا، اور کس سے ہوں گے؟ کیونکہ اب یاد رکھیں اگلی باری جو ہے نا وہ کے پی کی ہے. جو تقسیم آپ نے پنجاب میں دیکھی، اب اس کے بعد اگلی تقسیم جو ہے وہ کے پی میں ہوگی. پرویز خٹک صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان سے زبردست قسم کی ناراضگی تھی. اچھا، یہ ہوا کیسے؟ وفاق میں حکومت کے خاتمے کے بعد پارٹی کے کچھ رہنما اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے، ان میں پرویز خٹک بھی تھے. اور آج یہ بات کنفرم ہو رہی ہے. میں نے آپ کو کئی مہینے پہلے یہ بات بتائی، اور ان کے جو پیار کرنے والے تھے مجھے کہتے رہے کہ آپ خٹک صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی، جن سے رابطے میں تھے وہاں ذرائع ہمارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں بار بار بتایا جا رہا تھا کہ تم جن سیاستدانوں کا دم خم بھرتے ہو، عرفان ہاشمی، تمہیں پتہ ہے کہ ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں، وہ کن سے باتیں کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں جا کر اپنے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. عمران خان کے گرد ہمیشہ سے ایک مافیا رہا ان کی اپنی جماعت کے اندر. اور یہاں تک، یعنی یہ تو پرویز خٹک صاحب تو بڑی ایک ڈرائیونگ پوزیشن میں تھے نا کے پی کے اندر، ایسا مافیا بھی موجود ہے جو تصویر اتروانے تک کے پیسے لیتا رہا، عمران خان کا نام بیچتے رہے. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو پوزیشن تھی کہ دائیں طرف کھڑے ہوں گے، بائیں طرف کھڑے ہوں گے، کس طرف کھڑے ہوں گے، یعنی عمران خان کو ہر طرح سے ان تمام مافیاز نے بیچا. آج میری نون لیگ کے ایک ایسے شخص سے بات ہو رہی تھی جو ہمیشہ سے نون لیگ کے حق میں بات کرتا ہے اور عمران خان کے خلاف بات. آج وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھا آپ نے کہ وہ تمام دوست جو عمران خان کے لیے کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے آج چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ ان تمام لوگوں نے دہاڑیاں لگائی ہیں، ان تمام لوگوں نے بیٹھ کر اپنی بزنس امپائرز بنائی. آج عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا. کیوں؟ عمران خان کا نام، عمران خان کو بری طرح استعمال کیا گیا اور آج خان صاحب جو ہیں بالکل اکیلے ہیں. ویورز، آپ کو بتانا چلوں کہ صوبائی حکومتوں کو ختم کرنے کے خلاف پرویز خٹک صاحب کا ایک اپنا موقف تھا. پھر محمود خان کی جگہ عاطف خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی مبینہ تیاری مکمل کر چکے تھے. جب خان صاحب کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ ناراض ہوئے اور پھر رابطے جو ہیں ختم ہو گئے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، آپ اس کو اپنے طور پہ بھی کنفرم کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے سے زیادہ چونکہ میں خبریں اکٹھی کرتا ہوں، پھر اپنا تجزیہ اور پھر جو میرے سورسز ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن ماشاءاللہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ زیادہ انفارمڈ ہیں، اور آپ جا کر خود چیک کریں کیا کہا. ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو وہ تعزیت کے لیے لاہور ہی میں مقیم تھے، لیکن عمران خان نہ تو ان سے تعزیت کے لیے گئے اور نہ ہی انہیں تعزیتی فون کیا. یہ خبر بھی آج ہی لگ گئی ہے. خدا کے لیے اگر آپ نے ٹویٹ نہیں کی جس طرح فواد چودھری صاحب کی اہلیہ نے کہا، ان سے تعزیت نہیں کی، تو آپ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. یہ جو ویلر ڈیلرز ہوتے ہیں نا وہ یہ کام کرتے ہیں، سیاستدان یہ کام کرتے ہیں. لیڈر کھڑا ہے، جس نے جا کے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کھڑا ہو جائے، جس نے نہیں کھڑا ہونا وہ بھاگ جاتا ہے. بہت سارے اس میں لوگ جینوئنلی خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ہوا یقیناً خاندان، گھر کے لوگ، بچوں کو ہراساں کرنا، بیٹیوں تک کو اٹھانے کی بات ہوئی ہے. میں وہ الفاظ آپ کے سامنے دہرا نہیں سکتا جو باتیں مجھے پتہ چلی. اور یہ پاکستان جو ہے نا یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ جاگیر جو ہے بنتا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر اب کوئی
बड़ी सियासी जमात जो है वो नहीं रहेगी, याद रखिएगा। मुख्तलिफ छोटी छोटी जमातें जो हैं वो बनेंगी और सिंध से अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है उसे बनाया जाएगा और कुर्रा जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के बेटे बिलावल ज़रदारी के नाम निकला है। और अब देखना ये होगा कि ज़रदारी की नोटों की बोरियां चलती हैं या फजल रहमान जो लंदन में आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और रवाना हुए हैं, अब देखना ये कब पहुँचते हैं और उनकी मुलाकात जो है वो बाकायदा नवाज शरीफ साहब से होगी। अच्छा व्यूअर्स, जो दो पार्टीज़ की बात है मैं उसे मुकम्मल कर दूं, क्योंकि बात करते करते मैं दूसरी तरफ निकल गया। लेकिन एक तो पार्टी होगी जी जहांगीर तरीन साहब की, ठीक है। ये दावा कर रहे हैं कि 70 लोगों से हमारे राब्ते हो गए ताकि एक खलबली मचे और इनको अहमियत मिले। सियासतदान हमेशा यही करते हैं। और दूसरी तरफ वो पार्टी होगी जो बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग होंगे, लेकिन इन्हें कंट्रोल कोई और करेगा। आपने असद उमर साहब, क्योंकि एक जर्नैल के वो बेटे हैं और मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आपने सुना होगा कि मैंने पार्टी उहदा छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, खान साहब ये वो सारा माइनस सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने पार्टी से अलहदगी का ऐलान नहीं किया। बस आपने गौर करना है। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को बाकायदा मनाया जा रहा है कि भाईजान मन जाओ, पार्टी को कंट्रोल करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल पोजीशन है माइनस खान साहब, आप इसे चलाएं। खान साहब को जाकर एक लॉलीपॉप दें और कहें कि खान साहब हालात बड़े ख़राब हैं, हमें पार्टी को चलाने दें, हालात ठीक होंगे, मैं आपके बारे में जाकर बात करूंगा। जो उनका तरीक़ाकार है, गद्दी बचा लें या सियासत बचा लें या क्या करना है, ये भी बात मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये लोग जो हैं अपनी असलियत की तरफ, अपने हसब नसब की तरफ, जो इनकी असल पहचान है, वो किस तरह जाते हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ ऑडियो लीक्स तहकीकात का ये मामला है और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि कल एक तफसीली फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में एक फ़ैसला सुनाया, जिसे आज जो है पाकिस्तान में कुछ लोगों को चीफ जस्टिस के उम्मीदवार उन्हें शायद ये पसंद नहीं आया। और इस फैसले पर तफसील से जाने से पहले व्यूअर्स, एक ख़बर अभी अभी ताज़ा गिरी है और मैं आपको उसके हवाले से कुछ उसके मदरजात रख दूं, क्योंकि खान साहब का ये स्टेटमेंट जो है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो सामने आया है। खान साहब ये कहते हैं कि मुझे नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। अब ये बहुत बड़ी बात आ गई, यानी कन्फर्मेशन। अब से कुछ ही देर पहले मैंने तज्जिया आपके सामने रखा और मेरे पास सिर्फ मेरी असेसमेंट थी कि क्या हो रहा है और कुछ खबर भी मेरे पास थी, लेकिन अब खान साहब ने बाकायदा तौर पर ये कह दिया है कि अगर उन्हें नाअहल किया जाता है तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पार्टी को लीड करेंगे। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा, ये मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से और वकला से, और जो मौजूदा सूरत हाल में जो मुलाकातें हुई इसके तराजुर में ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि मुझे नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। मुराद सईद मुस्तकबिल का लीडर है, फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं, ये फ़ौज मेरी है, जल्द वक्त तब्दील होने वाला है और आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज़ दूंगा। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। पार्टी छोड़ने वालों से मुतल्लिक इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो छोड़कर जा रहे हैं कुछ मजबूर और कुछ बेनकाब हुए। खान साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मजबूर भी हैं। जिस तरह मैं आंसू इबरारुल हक के नहीं भूल पाऊंगा सारी उम्र, वो आंसुओं से रो रहा था खान साहब को छोड़ने के बाद, और जो मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे वो भी कौम ने देख लिया। आजकल आप पाकिस्तान में की जो तब्दीली की हवा देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहेगी, याद रखिएगा। मौसम बदलते हैं और जो पंछी चले गए शायद वो इस इलाके के थे ही नहीं और वो उन्होंने हिजरत करनी ही थी ऐसे पंछियों के साथ, और ऐसे पंछियों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि छोड़कर गए कुछ मजबूर और कुछ बेनकाब हुए। पार्टी के लिए नौजवान बेहतरीन सरमाया है और टिकट इनका हक है, जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करेंगे। इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। मुझे गिरफ्तार, नाअहल और कत्ल करने तक की प्लानिंग हो चुकी। आज भी रेफरेंडम करवा के देख लें, नतीजा सामने आ जाएगा। हलफ देता हूं कि तशद्दुद और तोड़ फोड़ कभी नहीं, किसी को नहीं कहा। लीगल टीम से भी मुलाकात की। अच्छा, ये बाकी बातें तो खैर होती रहेंगी, लेकिन मैं आपके सामने ये जो खान साहब ने बात कही ना, $1 मिलियन बात है। और व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर अगर शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करते हैं, कम से कम ये इन हालात में एक अच्छी हिकमत अमली होगी। वाइस चेयरमैन है और वो लीड करें। दो जमातें जिसका तज़किरा मैंने आपके सामने कर दिया तफसील के साथ कि जहांगीर तरीन ग्रुप
اور دوسری طرف پاکستان کی جو اصل جماعت ہے اس کا یعنی تحریک انصاف جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی، جسے آبویسلی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کام کرنے کا ایک پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب کو آپ نے باہر کر دیا، کر دیں، ہم پہلے بھی کہتے رہے تھے کہ نااہل کرنا کر دو، لیکن جب بھی الیکشن ہوں گے اور جس بچے کو، جس نوجوان کو پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن پر کھڑا کیا جائے گا، جیت جو ہے اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو ادا کی کرو گے، اس کے لیے بھی تو کوئی اسٹریٹجی جو کسی نہ کسی کو ڈیوائس جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ ویورز، میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے میں نے کل ایک خبر آپ کو دی تھی، اور میری آج ٹویٹر کے اوپر، کیونکہ پروگرام ملتان میں بھی لوگ جو ہیں وہ ہمارا بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور مجھے وہاں سے کسی نے رابطہ کیا، اور ان کا نام ہے جی، جسٹ گیو می 1 سیکنڈ، میں آپ کو ان کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور اس رابطے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب، جس بھائی صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف حقیقی بنانے جا رہا ہے، یہ اپنے علاقے میں بہت زیادہ ان کی کوئی شہرت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور جس علاقے میں ہم رہتے ہیں تقریباً 800 گھر ہیں، اور اگر یہ 50 گھروں سے بھی اپنے حق میں ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ صاحب جو ہیں ان کی باقاعدہ جو کوئی نہ کوئی ساکھ ہے۔ اور ہاں جی، یہ نام آ گیا جی، مٹیالہ غلام حسین صاحب ہیں۔ مائی اپولوجیز، میں نے اگر آپ کا نام جو ہے غلط پڑھا ہو، میں یہ نکال رہا تھا جب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انہوں نے کیا کہا کہ السلام علیکم، جس سوسائٹی میں راؤ یاسر رہائش پذیر ہے، وہاں کے 800 کے لگ بھگ رہائشوں میں سے 50 کو اپنی سپورٹ پہ دکھا دیں تو سمجھ لیں کہ یہ کھرا آدمی ہے، اسے پورے ٹبر کی ریپوٹیشن نیگیٹو ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، ان کے ملے دار ہیں۔ آپ حقیقی معنوں میں پاکستان ہونے کا، اچھا یہ بھی انہوں نے کچھ باتیں تعریف کر دی، لیکن ہم اپنا بھائی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے جو باتیں آپ نے لکھی ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ جہاں میری رہائش ہے، یہ راؤ یاسر بھی اسی سوسائٹی میں رہتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک حقیقت ہے جو ہمارے یہ بھائی جو ہیں انہوں نے، یعنی ان کے محلے دار جو ہیں، اس کو کلیم کر رہے ہیں۔ اور ویورز، اب جو سپریم کورٹ پاکستان میں ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انکوائری سے ایک تو روک دیا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور نعیم افغان کمیشن کا حصہ ہیں۔ اچھا، یہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عدالتی حکم جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، منصور عثمان نے کمیشن کے سامنے پیش کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس یہ تھے کہ سپریم کورٹ کے قواعد کے مطابق فریقوں کو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے، کمیشن کو حکم نامے کی کاپی فراہم کی جائے۔ سپریم کورٹ نے انکوائری کمیشن کے حوالے سے کوئی حکم جاری کیا ہے؟ تھوڑا بہت آئین میں بھی جانتا ہوں، کمیشن معاملے میں فریق تھا، اسے نوٹس کیوں نہیں کیا گیا؟ خدا کا خوف کھائیں چیف صاحب، مستقبل کے قاضی صاحب، آپ اقتدار کے نشے میں نا ابھی سے اندھے ہو گئے ہیں۔ انصاف کریں، قانون اندھا ہوتا ہے، یہ ہم نے سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ یہ پروسیجر، یہ استحقاق چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، یہ کسی 2 نمبر جج کا نہیں ہے۔ میں آپ کی پوزیشن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یعنی سینیورٹی میں آپ کا دوسرا نمبر ہے، تو لہٰذا سینیورٹی میں جو دوسرا نمبر ہے، یہ اپنی پہچان مت بنائیے گا کہ آپ 1 نمبر جج نہیں ہیں، آپ 2 نمبر جج ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے انکوائری کمیشن کے حوالے سے کوئی حکم جاری کیا، یہ سوال تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان سے۔ تھوڑا بہت آئین میں بھی جانتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کیوں کل کمرہ عدالت میں تھے، آپ کو نوٹس کیا گیا یا ویسے ہی بیٹھے بیٹھے؟ یعنی دیکھیں، مل کر کھیل رہے ہیں، یہ مل کر کھیل رہے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ سوال جو ہے ہم نے اس کارروائی کا حصہ بنانا ہے۔ پہلے پیپر آؤٹ کیا گیا کہ جناب ہمیں نوٹس نہیں کیا گیا، سوال پوچھا گیا کہ زبانی کلامی گئے، انہوں نے کہا جناب مجھے فون آیا تھا، میں چلا گیا تھا، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بعد میں نوٹسز ہوئے، آپ عدالت میں پیش ہوں، سماعت کے بعد مجھے نوٹس جاری کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ایک جج کے خلاف الزام پر سیدھا ریفرنس جائے تو وہ پوری زندگی بھگتتا رہے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عبدالقیوم صدیقی کو روسٹر بلایا، ریلیونٹ نہیں ہے، اس پورشن کو میں کاٹ رہا ہوں چونکہ مجھے وہ صحافی، وہ تمام لوگ جو کسی ایجنڈے پر صحافت کرتے ہیں، کم از کم ہمیں اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے۔ جسٹس فائز یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے غلام ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ ایک جج کا ڈرامے بازی وہاں پہ ہوئی ہے جی،
अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप एक जज का हल्फ पढ़ के सुनाएं। उन्होंने जज का एक हल्फ पढ़ कर सुनाया, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और सारी बातें जो की गई। मेरा ख्याल है कि यहीं पे हम रोक देते हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ल ईसा साहब, आपका कुछ नहीं हो सकता। और ये जो बात मैंने कही है व्यूअर्स कि इनका जो नंबर है वो है नंबर 2, तो ये साबित करें कि ये सीनियरिटी में नंबर 2 हैं, वैसे नंबर 2 नहीं है। ऐसे काम मत करें। आपने अदलिया, पूरी अदलिया की, पाकिस्तान की अदलिया के हाथ पांव आंखें निकाल कर, काट कर किसी के पास जो है तश्तरी में रखकर पेश कर दी हैं। इससे पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं हो रही। आपने भी रिटायर होना है, आपके भी किस्से निकलेंगे, आपके बारे में भी बातें वही होंगी जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से हो रही हैं। यानी वक्त जो है ना वो बदल जाता है। लोग समझते हैं कि वो इन कुर्सियों पर बैठकर हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अमर आपके करतूत करते हैं, आपकी बातें, आपके फैसले करते हैं। अगर आप किसी और की गेम खेलेंगे तो आप अमर नहीं होंगे, याद रखिएगा। ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और जस्टिस काजी फैज़ल ईसा साहब के हवाले से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।